गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आरआरबी टेक्नीशियन, एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम है जो बार बार पूछे गए हैं 24-25 में, सीबीटी 1, सीबीटी 2 में जो भी एग्ज़ाम पूछे गए तो उन प्रश्नों का हम इसमें करेंगे। और जैसे कोई भी एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर हमने PYQ प्रश्न नहीं देखा, मतलब सबसे बड़ी गलती करके होती है, ठीक है हमारे। तो सबसे पहले हमें PYQ प्रश्नों को देखना है कि किस प्रकार का हमारा लेवल आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उसके हिसाब से उस बेस पर हम क्या करने वाले हैं, तैयारी करने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं, आपका वो ज़्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो पर क्योंकि हम कोई भी प्रश्न लेके आए तो उसमें एकदम डिटेल में उसकी व्याख्या भी है, तो इसको भी हम इसमें देखने वाले हैं। सो लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन लाता है। और हमारा ये छोटा चैनल है तो प्लीज़ हमारे छोटे चैनल को सपोर्ट करें और इसे बड़ा करने में हमारी मदद करें, ठीक है। और साथ ही अच्छा कंटेंट भी आपको दे रहे हैं, कोई ऐसा बेकार कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना है? देखिएगा, ये आरआरबी टेक्नीशियन 3rd नंबर की शिफ्ट में पूछा हो, 2024 में पूछा है, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना है? तो पृथ्वी की त्रिज्या का जो मान है 6400 किलोमीटर, 8400 किलोमीटर, 7400 किलोमीटर या 5400 किलोमीटर है। अगर पृथ्वी की त्रिज्या का जो मान देखा जाए तो कितना होता है? तो पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अपने ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। क्या हो गई? ये ध्रुवों पर कैसी है? चौड़ी है। कैसी है? ध्रुवों पर चौड़ी है। और विषुवत जो भूमध्य रेखा होती है तो उस भूमध्य रेखा पर कैसी होती है? थोड़ी सी उभरी हुई है। इसलिए इसकी त्रिज्या जो है भूमध्य रेखा पर थोड़ी अधिक, लगभग कितनी? 6378 किलोमीटर, तथा ध्रुवों पर थोड़ी जो कम होती है, थोड़ी सी कम होती है तो कितनी होती है? 6357 किलोमीटर होती है। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे? 6400 किलोमीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या का जो मान होता है 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी त्रिज्या का मान तो गोल नहीं होती, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी कैसी होती है? उभरी हुई है। इसलिए इसकी त्रिज्या जो है भूमध्य रेखा पर क्या होती है? थोड़ी अधिक और थोड़ी कम है ध्रुवों पर, ठीक है। इस प्रकार देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दो पिंडों के बीच, दो पिंड लेते हैं, एक पिंड, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, पृथक्करण की दूरी के वर्ग के युत क्रमानुपाती होता है, क्या कहलाता है? क्या है क्वेश्चन? दो पिंडों के बीच आकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता था, पृथक्करण की जो दूरी होती है उसके वर्ग के युत क्रमानुपाती होता है, क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकीय बल, विद्युत वाहक बल तथा स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। तो वो क्या कहलाता है? तो वो जो दो पिंडों के जो आकर्षण बल होते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के युत क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी इसका करेक्ट आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? पहला कथन है दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के युत क्रमानुपाती होता है, या दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कौन सा? देखिएगा, आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 1 2024 में ये शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जितने भी आरआरबी, एलपी, एएलपी वाले हैं, आरआरबी, एनटीपीसी वाले हैं, तो प्लीज़ इन प्रश्नों का लेवल ज़रूर देखिएगा और इसके अकॉर्डिंग ही हमें अब नेक्स्ट एग्जाम की क्या है तैयारी करना है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? कौन से ऑप्शन आएगा? दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है, या उनके युत क्रमानुपाती होता है, या उसके अनुक्रमानुपाती
होता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कथन एक और कथन तीसरा सही है। दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है, ये वाला भी। और दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है। किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है। G इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू न्यूटन मीटर का वर्ग किलोग्राम का वर्ग। पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब m 6.10 किलोग्राम। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है 8 गुना 10 किलोग्राम तथा पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी का जो दूरी है 4 गुना 10 मीटर है। देखिएगा ये ALP CBT 1 में ये भी पूछा है 2024 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है 1.8 गुना 10 होता है। क्या हो रहा है, 1.8 गुना 10 न्यूटन के बराबर होता है। देख लीजिएगा, इसमें आप समझ लीजिए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है। जब द्रव्यमान m की दो वस्तुएं A और B एक दूसरे से d दूरी पर रखी होती है, उनके बीच आकर्षण बल है G सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। F इक्वल टू G 1/d स्क्वायर, F इक्वल टू G m1 इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है F इक्वल टू G m कैपिटल M गुणा स्मॉल m अपॉन डी। डी नंबर है F इक्वल टू G m अपॉन डी का स्क्वायर। तो दो वस्तुओं के जो बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी F जो होता है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, F इक्वल टू G m अपॉन क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल M कैपिटल स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी। इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला है, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। तो कितना बल लगेगा, F अपॉन 4, F अपॉन 4F, F अपॉन 2 और 2F। जब सेब की दूरी x थी, जब सेब की दूरी क्या थी, x थी, तो आकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही उसको अगर करेंगे तो यदि सेब की दूरी 2x कर दी जाए तो ये नया बल क्या हो जाएगा, तो जो नया बल जो होगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन 4 हो जाएगा। इसका 4 गुना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इसलिए जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो बल आकर्षक होता है और अधिकतम भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करें। अगला है, पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण होगा। देखिएगा, RRB टेक्नीशियन में ग्रेड 2 में और 2024 में पूछा हुआ है, शिफ्ट 2 का ये प्रश्न है। तो पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, m स्क्वायर के रैखिक रूप से समानुपाती होगा, m के व्युत्क्रमानुपाती होगा, m से स्वतंत्र होगा या m के रैखिक रूप से समानुपाती होगा। तो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये क्या जाएगा, m से स्वतंत्र होगा। क्या हो जाएगा, m है तो m से क्या हो जाएगा, एकदम स्वतंत्र, मतलब उससे
अलग हो जाएगा। गुरुत्व त्वरण वह त्वरण होता है जो कोई वस्तु पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अनुभव करती है, और ये जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। क्या कहती है? ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है तो कितना है? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान कितना है? 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम के बराबर है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम के बराबर इसका वजन है, सॉरी द्रव्यमान है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केपलर के ग्राही गति के नियमों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा केपलर के ग्राही गति के नियमों में से एक नहीं है पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, जिसमें सूर्य 2 फोकस बिंदुओं में से एक पर होता है। अगला है सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की कक्षाएं सहसमतलीय होती हैं। किसी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला रेखाखंड समान समय अंतराल के दौरान समान क्षेत्रफलों को प्रसारित करता है। अगला प्रश्न है किसी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला रेखाखंड समान समय अंतराल के दौरान समान क्षेत्रफलों को प्रसारित करता मतलब फैलाता है। अगला है किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुपाती होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या जाएगा? केपलर के ग्राही गति नियम के अनुसार केपलर का पहला नियम बोलता है सूर्य के चारों ओर, क्या कहता है? सूर्य के चारों ओर, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, जिसमें दो फोकस बिंदुओं में से एक पर होता है, जिसमें सूर्य 2 फोकस बिंदुओं में से एक पर होता है। ठीक है, केपलर का दूसरा नियम कहता है किसी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला रेखाखंड समान समय अंतराल के दौरान समान क्षेत्रफलों को प्रसारित करता है। केपलर का तीसरा नियम कहता है किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा की अर्ध दीर्घ कक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये क्या जाएगा? सूर्य के चारों सभी ग्रहों की जो कक्षाएं होती है सहसमतलीय होती हैं। अगला है यदि कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व त्वरण जी का मान माना जाएगा। कितना माना जाएगा? तो उसका जो मान कितना माना जाएगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ऋणात्मक। तो उसका जो मान कितना माना जाएगा? तो उसका मान ऋणात्मक माना जाएगा। आरआरबी टेक्नीशियन में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। यदि कोई पत्थर पे ऊपर फेंका जाता है और गुरुत्व त्वरण जी का मान माना जाएगा तो कितना माना जाएगा? तो उसका जो मान है ऋणात्मक माना जाएगा। ऊपर फेंके गए पत्थर के लिए गुरुत्व त्वरण जी का मान ऋणात्मक माना जाएगा। पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। ऊंचाई और गहराई बढ़ने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाता है? तो ये पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, अगला है m द्रव्यमान m के एक निश्चित ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान g है। 4m द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? तो उस नियतांक का मान कितना आ जाएगा? तो उस जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक का जो मान होगा g होगा। क्या होगा? उसका जो मान संकेत क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा इसका दे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का स्थिरांक जो ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण की प्रबलता से प्रसारित होता है, फैलता है, उसका जो मान है लगभग 6.67 गुणा 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। चाहे ग्रहों का द्रव्यमान कुछ भी हो जाए पर उसका जो मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत
किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी है किसी वस्तु पर अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तीसरा है किसी वस्तु पर अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसकी गति की दिशा के विपरीत होता है। अगला है चौथा नंबर डी है मुक्त पतन के दौरान वस्तु का वेग स्थिर रहता है। तो उसका जो वेग है कैसा होता है? तो उसका जो किसी वस्तु का अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कभी नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा इसका डिटेल देख लीजिएगा। अगला है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के का प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? ये ALP CBT 1 का प्रश्न है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, बी विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है, सी विशाल वस्तु का वेग घटता है, डी वस्तु का द्रव्यमान घटता है। तो मुक्त पतन में वस्तु पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जिससे वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग की दर से त्वरण प्राप्त करती है और उसका जो वेग है लगातार बढ़ते जाता है और इस दौरान वस्तु का जो द्रव्यमान होता है अपरिवर्तित रहता है, कहीं पर भी अपरिवर्तित रहता है। सही अर्थों में मुक्त पतन तभी होता है कब? निर्वात में, हवा में, वातावरण में, समुद्र में। तो मुक्त पतन तभी होता है जब वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करे। यह केवल निर्वात में संभव है, यहाँ जहाँ वायु तथा घर्षण नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निर्वात में। सही अर्थों में मुक्त पतन तभी होता है तब जब निर्वात में हो, तब सही अर्थ में उसका पतन हो जाता है। तो फिलहाल आज हम इसके कुछ 25 से 30 प्रश्न करने वाले थे, तो आज हम 15 ही प्रश्न करते हैं। इसके आगे का हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। चलो अगला प्रश्न भी है, देख लेते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रकृति में प्रतिकर्षित होता है, इसका परिमाण दूसरे ब्रह्मांड में एक समान होता है, या पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, या इस बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? हमें खोज के बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार हमने कुछ 15 प्रश्न करे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके काम का, आपके यूजफुल अगर क्लास लगी होगी तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली आपके लिए लेके आती जाए। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसके आगे का कल देखेंगे।